जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है वर्णमाला। और वर्णमाला में आज हम कंप्लीट करेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन व्यंजन के भेद मूल भेद 3 भी होते हैं, 4 या 5 दिए गए ऑप्शन के आधार पे हमें डिसीजन लेना होता है। अगर ऑप्शन में 3, 4, 5 हैं तो राइट आंसर 5 होगा, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम डिजिट ली जाती है। इसमें से जो पहला भेद है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, और इसकी तमाम जो कंडीशन है वो आपके सामने आ चुकी है कि ये कैसे लेकर मैं तक 25 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो भेद है वो है अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन के अंदर हमारे 4 वर्ण आते हैं, और उन 4 वर्णों में से एक है य, रे, ले और वे। इनका सीक्वेंस भी यही है। अंतस्थ कहते हैं हम अंदर को, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो पहले फेफड़े अंदर वायु ले और बाद में बाहर छोड़े, तो वो क्या कहलाता है? हमारा अंतस्थ। अंदर वायु, फिर बाहर, फिर बाहर, छोड़ी जाती है। इसी वजह से ये अंतस्थ कहलाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा प्रेशर पूरे शरीर पर अगर पड़ता है तो प्यारे दोस्तों इन वर्णों के उच्चारण पर पड़ता है। ये, रे, ले, वे को जब हम उच्चारण करते हैं, आप अपने यहाँ प्यारे दोस्तों लेफ्ट साइड में यहाँ पे हाथ रख के देखिए। और जब हम ये का उच्चारण करते हैं तो पहले हमारा हाथ अंदर को जाता है, और फिर जैसे ही फेफड़े बाहर वायु छोड़ते हैं तो ये बाहर की तरफ को हमारा हाथ आता है। अर्थात जैसे कोई पंप होता है हवा भरने वाला, पहले उसमें हम ऊपर को खींचते हैं, फिर नीचे को हवा भरने के लिए उसको पुश करते हैं। सेम उसी पोजीशन में यहाँ पे अंतस्थ वर्णों में वायु का लेना और वायु का छोड़ना, तो अंतस्थ तत्सम शब्द है। इसी को प्यारे दोस्तों हम कहते हैं अंदर। तो जहां पहले वायु अंदर जाए, अंदर वायु फिर बाहर छोड़ी जाती है, ठीक है। तो यहाँ प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो ये, रे, ले, वे ये 4 वर्ण कहलाते हैं। यही वो 4 वर्ण हैं ये, रे, ले, वे जो यण संधि को भी बनाते हैं। अगर किन्हीं 2 वर्णों के मेल से ये, रे, ले, वे ये 4 वर्ण बन जाते हैं, तो वे सारे के सारे एग्जाम्पल प्यारे दोस्तों यण संधि के होते हैं। किसके होंगे? यण संधि के। तो यहाँ पर जो हमने स्वर के अंदर तमाम कंडीशन पढ़ी, इसके साथ साथ अभी आगे जो हम कर रहे हैं, हमें व्यंजन संधि में उन सभी की आवश्यकता पड़ेगी। व्यंजन संधि को बिना हम व्यंजनों के भेद के सही तरीके से समझे हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो एक भेद हमारा स्पर्श है, दूसरा भेद हमारा क्या है? अंतस्थ। और तीसरा जो भेद है प्यारे दोस्तों वो भेद है हमारा ऊष्म। तीसरा भेद क्या है? ऊष्म या उष्मान या फिर संघर्षी व्यंजन। इनको हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है, और ये जो 4 होते हैं प्यारे दोस्तों
इसमें तीनों तरह के से और है का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये हमारे जो चार वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं हमारे प्यारे दोस्तों? संघर्षी कहलाते हैं, ऊष्म कहलाते हैं या उष्मान कहलाते हैं। इसमें गर्म हवा फेफड़े बाहर छोड़ते हैं। फेफड़ों के द्वारा गर्म हवा के बाहर निकलने या छोड़ने के कारण ऊष्म कहलाते हैं। जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो प्यारे दोस्तों हम अगर आगे हाथ रखेंगे यहाँ इस तरह से, ये वाला जो हिस्सा है हाथ का अगर हम आगे रखेंगे तो इन सब चारों के चारों वर्णों में गर्म हवा लगेगी। बाकी किसी भी व्यंजन या स्वर में फेफड़े गर्म हवा अर्थात वायु को बाहर नहीं छोड़ते हैं, गर्म हवा वायु को बाहर नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए जब हम से है का प्रयोग करते हैं तो पूरे शरीर में फेफड़े जो गर्म एयर है उसको बाहर निकालते हैं। और यही कारण है सर्दियों में जब ज्यादा सर्दी लगती है तो हम अगर इन चार वर्णों का उच्चारण 50 बार कर लेते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर क्या होता है? इक्वल हो जाता है। अगर आप अंतस्थ और ऊष्म ये दोनों भेद अच्छे से समझ चुके हो तो प्यारे दोस्तों एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। और इसके बाद एक चौथा भेद है हमारा, उसको कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? सत्येंद्र, हरि, मुकेश, प्रिंस, मनवीर, दिव्या, श्याम, अरुण, किसान, किरसन, अभिषेक, सत्यम, पंकज, परवीन, आशीष, सुमित, विशाल, विपुल, ऋषि, यशपाल, मनोज, किरण, बबलू, धर्मेंद्र, संजय, अंकित। जी थैंक यू। इसके बाद जो होता है वे हमारा फोर्थ है और वो फोर्थ होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन होगा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त में दो जो चीजें होती है वो एक साथ आ जाती है प्यारे दोस्तों, और जब वो व्यंजन के रूप में होगी तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है वो भी 4 होती है, लेकिन प्रयोग जो करते हैं दोस्तों हम वो 5 का करते हैं। जैसे एक तो हमारा संयुक्त व्यंजन ये होता है, दूसरा संयुक्त व्यंजन ये होता है, तीसरा इनको सीक्वेंस में भी ध्यान रखना है ये होता है, चौथा संयुक्त व्यंजन ये है और 5वां संयुक्त व्यंजन हमारा ये होता है। तो यानी कि यहाँ ये जो 5 बने हैं इस 5वें को इसमें 4 में काउंट क्यों नहीं करते उसका भी अपना लॉजिक है। ये जो बना है प्यारे दोस्तों ये आधा कै और से मिलके बना है। ये जो बना है ये आधा तय और रे से मिलके बना है। ये जो बना है ये आधा जय और ये से मिलके बना है। और ये जो बना है ये आधा से और रे से मिलके बना है। और ये जो बना है ये आधा दे और ये से मिलके बना है। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि एक तो इनमें सारे पहले जितने भी है वो आधे हैं अर्थात शुद्ध व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा आधा होता है अर्थात स्वर रहित होता है। तो यहाँ जो स्वर रहित व्यंजन आया है पहला, उसके साथ जो दूसरा व्यंजन आता है वो स्वर सहित होता है अर्थात पूरा व्यंजन है। आधे व्यंजन को हम 2 और नाम से जानते हैं, इसको शुद्ध व्यंजन और स्वर रहित व्यंजन। तो ये आधे व्यंजन है, ये शुद्ध व्यंजन है और ये स्वर रहित व्यंजन भी कहलाते हैं। बाद वाला व्यंजन हमेशा पूरा होता है अर्थात स्वर के साथ होता है। और आपने हिंदी में 11 स्वर पढ़े, उन 11 स्वर में से कोई ना कोई किसी के साथ होता है। और यहाँ इनके साथ सबके ए है, जबकि इसके साथ कोई भी स्वर नहीं है जो आगे आया है। यानी कि हलंत जब हम लगाते हैं किसी भी वर्ण के नीचे तो अपने आप में वो आधा व्यंजन बन जाता है, शुद्ध व्यंजन बन जाता है। जब भी हम हलंत लगाते हैं किसी भी व्यंजन के नीचे तो उसको हम आधा व्यंजन, शुद्ध व्यंजन तथा स्वर रहित व्यंजन बना लेते हैं।
अब यहां से जो ये बना है प्यारे दोस्तों, ये जो आकृति है यहां से लेके यहां तक की, ये आकृति है इसकी कै की। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ये डंडा दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा सै। क्लियर? इसका मतलब ये कै और सै से मिलके बना है। इसके बाद ये यहां से लेके यहां तक क्या है, ये आधा तय है। और प्यारे दोस्तों अगर मैं इसमें यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा रह, यानी कि पहला हमेशा आधा होता है और बाद वाला क्या होता है, पूरा। ये यहां से लेके यहां तक क्या है, ये जय है, मैंने यहाँ पे लिख लिया जो कि आधा है। और इसके बाद में जो मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूं इसमें प्यारे दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे ये ऐसे ही इसके अंदर ये यहां से लेके यहां तक ये है, ये वाला से है आधा। और इसके बाद में प्यारे दोस्तों इसके अंदर जो आया है वो क्या आया है, इसके अंदर ये रे आया है। तो यानी कि ये दो दो व्यंजनों से मिलके बनते हैं। ऐसे ये है, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, ये दे है। और इसमें मैं दूसरा व्यंजन अगर मिलाता हूं तो इसमें दूसरा व्यंजन प्यारे दोस्तों हमारा ये है, ये क्या है, इसमें ये मैंने अपने पास से कुछ नहीं किया, जो है सब कुछ वही आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि जब हम इसको इस रूप में लिखते हैं तो हमने क्या बनाया, पहले प्यारे दोस्तों यहां से लेके यहां तक का ये दह। क्लियर दिखाई दे रहा है? इसके बाद इसमें क्या है, ये यहां पर ये क्या बना है, ये पहले वाला आधा होता है और बाद वाला क्या होता है, यह होता है। क्लियर? पहले वाला आधा और बाद वाला पूरा। क्योंकि संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन हमेशा आधा रहेगा। अब मैंने यहाँ पे 4 लिखी हैं लेकिन यहाँ मैंने 5 का प्रयोग किया है। अगर पूछिए हम कितने संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग की दृष्टि से संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो राइट आंसर है प्यारे दोस्तों 5। अदरवाइज हम 4 का ही प्रयोग करते हैं। और इस 5वें का इसलिए यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि बना तो ये 2 से है, लेकिन इसके स्थान पे हम जैसे विद्या शब्द हमें लिखना है तो हम इसका प्रयोग ऑलरेडी इस रूप में कर रहे हैं। हमें विद्यालय लिखना है तो हम इस रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। हमें अगर गद्य लिखना है तो गद्य का प्रयोग हम इस रूप में करते हैं। अगर पद्य लिखना है तो इस रूप में हम कर रहे हैं। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन ऊपर के 4 व्यंजनों को आप इस रूप में अलग अलग नहीं लिख सकते। अगर मुझे क्षत्रिय लिखना होगा तो मुझे यहाँ पे इस क्षत्रिय को ऐसे ही करना पड़ेगा। आप इस क्षत्रिय को प्यारे दोस्तों यहाँ कैसे इस रूप में नहीं लिख सकते हो, या फिर ऐसे नहीं लिख सकते हो कि चलो मैंने पहले तो ये ले लिया और इसके बाद में प्यारे दोस्तों क्या आ गया, आधा तय आ गया और फिर यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आधा तय आ गया, फिर यहाँ री ले लिया मैंने और इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये बना दिया। ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन ये विद्या सही है, ये विद्यालय भी सही है, ये गद्य भी सही है, ये पद्य भी सही है। इसी विद्या को हम दूसरे किस रूप में लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं। इसी विद्यालय को दूसरे किस रूप में लिखते हैं, इस रूप में लिखा जाता है। और ये वाला क्या होता है, गद्य, और ये वाला क्या होता है, पद्य। इस चीज को समझने की कोशिश करो। इन सब में शुद्ध वर्तनी जो है ये 2nd नंबर की है। ये बाद वाली जो वर्तनी है ये सारी वर्तनियां शुद्ध है। अगर ये भी ऑप्शन में और ये भी, तो ये बाद वाला है। लेकिन यहाँ ये 3 ऑप्शन दे दिया हमें। एक ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये दोनों की दोनों क्या है, गलत है, और ये वाली वर्तनी सही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये जो है, ठीक है, इन 2 से मिलके जरूर बना है इनकी तरह, लेकिन इनका प्रयोग हम अलग अलग कर लेते हैं शब्दों के साथ, जबकि इनका प्रयोग कभी इस रूप में नहीं होता है। इस रूप में इनका प्रयोग नहीं होता है। हमेशा जब भी प्रयोग होगा इनके रूप में होगा। इसीलिए संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 मानी जाती है। प्रयोग हम किसका कर रहे हैं, 5 का कर रहे हैं। अगर ये बात भी समझ में आ गई है तो प्यारे दोस्तों आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि संयुक्त व्यंजन में आप सबसे ज्यादा गलतियां करते हो। यहां तक क्लियर है? राहुल, मनवेंद्र, पंकज, जी, किशन, मोहित, अरविंद, आन्या, प्रिंस,
रविशंकर, सत्यम जी। जी जी जी, ओके ओके, क्लियर। दूसरी चीज जो गलतियां करते हो आप, वो कौन सी गलती है उसको समझने की कोशिश करो। दूसरी यहां से जो गलती आपसे होती है वो गलती है प्यारे दोस्तों, ये मान के चलो अगर आपको उसने ये दे दिया, यहाँ पे उसने दे दिया आपको ये कै और से और ए, बात तो भी एक ही है। यहाँ ये आधा तय, इसके बाद में रे और ए, यहाँ पे आधा जे, ये और ए, यहाँ पे आधा से, आधा रे और ए, और यहाँ पे प्यारे दोस्तों आधा दे, ये और ए। ये भी बात सही है। अब यहाँ पे क्या किया, ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे दोस्तों इस बाद वाला जो व्यंजन है जिसको हम क्या कह रहे थे, स्वर सहित व्यंजन, तो ये जो स्वर सहित व्यंजन है, अब हमने इसमें से स्वर को निकाल लिया अलग। तो यहाँ पर जो ये आया है प्यारे दोस्तों, इसमें से है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो स्वाभाविक बात है जब हम स्वर अलग लिखेंगे तो ये व्यंजन क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। ये व्यंजन क्या हो गया हमारा, आधा। तो अब ये आधा से, आधा रे, आधा ये, आधा रे और आधा ये बना, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही ये वाला से बनते हैं, ये दोनों मिलकर ही रे बनते हैं, ये दोनों मिलकर ही ये बनते हैं, रे और ए मिलकर ही रे बना है, आधा ये और फिर दोस्तों ए मिलकर ही ये बना है। तो अब वो आपको इस पोजीशन में दे या इस पोजीशन में दे, बात एक ही है। अब आपसे यहाँ 3 तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि इससे संबंधित सही विकल्प बताइए कौन सा है। अगर ऑप्शन में ये है तो ये भी सही है, अगर ये नहीं है ऑप्शन में ये है तो ये भी सही है, बाकी सारे विकल्प गलत है। और दोनों हैं तो ये दोनों ही सही होंगे, यानी कि इनको देके इसको पूछ सकता है, इसको देके इनको पूछ सकता है। और फिर वो पूछता है कि डिक्शनरी में इसका स्थान कहाँ है, वो पूछेगा कै के बाद है, गे के बाद है, तरह के बाद है, या फिर इस वाले श्रेय के बाद है, या फिर सबसे अंत में है। तो राइट आंसर क्या होगा, डिक्शनरी में इसका स्थान फिक्स कहाँ होगा, इस कै के बाद। यानी कि यहाँ ये कै और से मिलकर बना है तो इसी से होगा। इस तरह का डिक्शनरी में स्थान तय के अनुसार होगा, जय का स्थान प्यारे दोस्तों गय का जय के अनुसार होगा, इस वाले श्रेय का इस से के साथ होगा, और इस वाले का दय के साथ डिक्शनरी में आएगा। अर्थात डिक्शनरी में जो ये हम काउंट करेंगे इसको, तो प्यारे दोस्तों कै के बाद, इसको तय के बाद, इसको जय के बाद, इसको से के बाद और इसको दय के बाद, क्योंकि ये तो इसी से बने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, दोनों दिया है तो एक ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, ठीक है। तो वहां उस समय आपको दोनों को लगाना है। तो यहाँ पर ये 3 तरह के आपके क्वेश्चन थे, इसको देखे इसको पूछ लेना, इसको देखे इसको पूछ लेना, इसको देखे इनमें से किसी एक को पूछ लेना, और डिक्शनरी में इनका स्थान क्या आएगा, क्लियर। और चौथा लास्ट क्वेश्चन है, इनका सही सीक्वेंस क्या है, इनमें से सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है। तो इनमें से सबसे पहले वर्ण आता है संयुक्त व्यंजन में ये वाला, दूसरे नंबर पे आता है ये, तीसरे पे आता है ये, चौथे पे आता है ये। तो ये क्या है, डिक्शनरी का इनका सही सीक्वेंस है, क्लियर। अब जब एक बार आपको बोलते हैं तो समझ में आता ही नहीं। हमने क्या कहा, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, एक ऑप्शन आपका ये है कि इसमें से बताइए कौन सी वर्तनी सही है, और चिल्ला के बताए। बाकी सारे बच्चों ने मान भी लिया और सुन भी लिया, इसमें से सेकंड वर्तनी सही है, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपने रट्टा मारा हुआ है। क्योंकि आपको ये पता है कि किताब में जो लिखा हुआ है वो सारा सही लिखा हुआ है, और दूसरा आपको ये भी पता है कि किताब भगवान लिखते हैं, ब्रह्मा लिखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश लिखते हैं, इंसान लिखते ही नहीं। और ये जितनी भी किताबें हैं सब कबूतरों ने लिखी है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन किताबों में 150 से 350 गलतियां आम बात हैं। और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप किताब से करके आते हो, जो भी आप पढ़ते हो,
तो प्यारे दोस्तों आप वहां उसको सबूत के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते कि देखो यहाँ किताबों में ये वाला विद्या सही बताया गया है। वो इसको फेंक देंगे आपके ऊपर कि ले जाओ, हमने कब कहा था कि आप ये किताबें पढ़ो। ठीक है, किताब वाला भी खुद अपने पेज पे, पहले पेज पे लिख रहा है, किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं है। इसलिए जब आपको टीचर पढ़ा रहा है तो वो गलत है और किताब जो कह रही है वो सही है। और जब तक टीचर और किताब के अंतर को सही ढंग से नहीं समझोगे तब तक प्यारे दोस्तों नई चीज नहीं सीख पाओगे। हमने आपको क्या कहा, हमने आपको ये कहा था कि हम हर टॉपिक में 40% चीजें अलग बताएंगे। ठीक है, तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जितनी भी बुकें हैं इनमें गलतियों की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और वो रहती है कम से कम 150 से 350। और हिंदी और इंग्लिश खासकर लैंग्वेज के मामले में गलतियां ज्यादा होती हैं। उसके 3 रीजन हैं। एक रीजन तो टाइपिस्ट है, वो बहुत सारे एरर छोड़ देता है। दूसरा रीजन ये है कि हार्ड कॉपी में चीजें सही होती है लेकिन जो उसका नेगेटिव बनता है उसमें गलतियां हो जाती है। प्यारे दोस्तों इसके साथ साथ क्या होता है कि हार्ड कॉपी में ही गलती है, वहां पे लिखने वाले ने ही कुछ प्यारे दोस्तों उसको अच्छी तरह से फिल्टर नहीं किया और वो चीजें चली गई सामने वाले के पास। इसके साथ कई बार क्या होता है, एक आदमी अपनी आंखों से सारी गलतियों को एक साथ नहीं देख पाता, तो इसलिए वो कुछ फिल्टर कर देता है, कुछ उसको अपने दूसरे जो साथी होते हैं जो उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी रखते हैं और किसी भी भाषा की कमांड भी रखते हैं, जब तक वो कॉपी उसके पास नहीं जाएगी और वो फिल्टर नहीं करेगा तब तक वो करेक्शन दूर नहीं होगी। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये क्या थे हमारे, ये थे संयुक्त व्यंजन। अब आपसे क्वेश्चन क्या बना, अब आपसे पूछा गया कि ये वर्ण निम्नलिखित में से बताइए किस विकल्प से संबंधित है, या ये बताइए किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। एक है कै और दूसरा है प्यारे दोस्तों हमारा ये वाला स, दूसरा है ये वाला, तीसरा है कै और से, चौथा है कै, से और ए। राइट आंसर बताइए चारों में से कौन सा है। जी जो भी बताएगा 501 रुपया पाएगा, 501 रुपया। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, ऊपर दिए गए वर्ण से संबंधित विकल्प बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है। वेरी गुड, क्या बात है। अब सुन लो ध्यान, मैंने क्या बोला आपको, आप केवल रटते हो, आप केवल और केवल क्या करते हो, रटते हो। इसमें गलती क्या है, इसमें गलती है ये वाली, क्लियर, जो आप बता रहे हो। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसमें क्या था, इसमें यहाँ पहला आधा आना था, यहाँ पे भी पहले आधा आना था। ठीक है, अगर ये यहाँ पे हलंत आ जाता तो ये सही हो जाता, यहाँ इसके साथ ए आ जाता तो ये सही हो जाता, इसके साथ ए आ जाता तो ये भी सही हो जाता। प्यारे दोस्तों यहाँ हलंत आ जाता तो ये भी सही हो जाता। तो इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं। क्लियर, आपको 2 कंडीशन पीछे बताई गई और वो कंडीशन क्या थी, आधा कै और से, या फिर आधा कै आधा से और फिर ए। ये आपका पूरा व्यंजन है और ये पूरा व्यंजन तब होगा जब आप इस वाले से को आधा करोगे और इसके साथ ए लेके आओगे। क्लियर, तो इसी तरह की तमाम गलतियां आप पेपर में सीखने के बावजूद करते हो, जैसा कि अभी ज्यादातर बच्चों ने किया है। क्लियर, तो ये क्या है प्यारे दोस्तों, हमारे 4 प्रकार के व्यंजन। 5वां जो व्यंजन है उसके बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। ये क्या कहलाते हैं, उत्क्षेपित व्यंजन कहलाते हैं। इन्हीं को हम ताड़न जात वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताड़न जात वर्ण या ताड़न जात व्यंजन। और ताड़न जात या उत्क्षेपित व्यंजन जो होते हैं हमारे, वो होते हैं 2, और इन 2 में जो आते हैं हमारे वर्ण वो होते हैं, एक हमारा डे होता है और दूसरा ये वाला डे होता है। क्लियर, क्या खासियत है, उत्क्षेपित व्यंजन
टै वर्ग के डे तथा डे से बने हैं। जब इनके साथ नीचे की ओर बिंदु तल लगाया जाता है तो ये ताड़नजात वर्ण या व्यंजन कहलाते हैं। वर्ण कहलाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग किसी शब्द के आरंभ प्रारंभ आगे शुरू में नहीं किया जाता है। तीसरा, डे और ढें का प्रयोग केवल शब्द के बीच या अंतिम वर्ण के रूप में ही होता है। इन तीन कंडीशन को समझो और इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार आप पढ़िए प्यारे दोस्तों इनको जी। जी हाँ, इनको पढ़िए एक बार पहले और दो पॉइंटों को समझिए, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है यहां तक? अब इनका प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे प्रयोग? एक तो वर्ण हमारे पास ये आया, इससे हमने क्या बनाया? सड़क। इससे क्या बन गया? हमारा लड़का। इससे क्या बन गया? हमारा डंडा। इससे क्या बन गया? हमारा खंड। और इससे क्या बन गया? हमारा पंडित। क्लियर? अब देखो इनमें क्या है। यहाँ पे बिंदी है, यहाँ पे बिंदी क्यों? ये बीच में है, ये अंत में है, ये अंत में है, ये बीच में है और ये बीच में। अगर मैं यहां से बिंदी गायब कर दूं ना सबकी, जिसको हम बिंदु तल भी कहते हैं, तो प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे शब्द गलत हो जाएंगे। ये वर्तनियां सारी गलत हो जाएगी। तो आप जब भी इसका प्रयोग करोगे तो केवल शब्द के बीच में या प्यारे दोस्तों शब्द के अंत में करेंगे।
क्लियर। दूसरा देखो, ये क्या है हमारा डे, जैसे हमने प्रयोग कर लिया पढ़, ऐसे ही चढ़ना, मेंढक, क्लियर, गढ़, एनीथिंग, ऐसे बहुत सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं, ऐसे बहुत सारे हम प्रयोग करते हैं। इनमें यहाँ क्या है, अंत में आया है इसलिए बिंदी आई, यहाँ बीच में आया है इसलिए बिंदी आई, यहाँ बीच में आया इसलिए बिंदी आई, यहाँ अंत में आया है इसलिए बिंदी आई। तो हम स्टार्टिंग में नहीं करते, कहाँ प्रयोग नहीं होता। तो जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द आप किताबों में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो टाइपिस्ट वहां उस चीज को प्यारे दोस्तों थोड़ा ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से हम इनको गलती कर देते हैं। जैसे हम शब्द प्रयोग करते हैं ढेर, तो इस ढेर में भी हम प्रयोग कर लेते हैं, यहाँ पे ढक्कन में भी प्रयोग कर लेते हैं, यहाँ ढक्कन में भी प्रयोग, इसके बाद डेयरी में भी प्रयोग कर लेते हैं। किस में करते हैं, डेयरी में प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए डमरू में भी प्रयोग कर लेते हैं, डमरू, क्लियर। अब ये चारों के चारों क्या है, वर्तनी गलत है। ये चारों की चारों वर्तनी क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां आप किसी भी शब्द के आरंभ में इसका प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो ये शुद्ध वर्तनी कब होगी, ये शुद्ध वर्तनी तब कहलाएगी जब इनके नीचे से आप बिंदु तल निकाल दोगे। किताबों में तो प्रयोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि किताबों के पहले पेज पे लिखा हुआ है, किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। फिर जिम्मेदार कौन होगा, जो किताब पढ़ता है और उसके आधार पे पेपर देने चला जाता है। जब आंसर की को चैलेंज किया जाता है और कोर्ट में वहां एविडेंस दिया जाता है कि देखो जी हमने तो इसके आधार पे आंसर दिया, लेकिन ये आंसर दूसरा मान रहे हैं, तो कोर्ट में दूसरे वकील भी और बाकी लोग भी यही बोलते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये बुक प्रमाणिक है और पूरी तथ्यों के साथ सही लिखी हुई है। और ये किस सरकार ने आपको कहा था कि आप इस एग्जाम के लिए ये बुक पढ़ो। प्यारे दोस्तों, आप जब भी कोई एग्जाम देते हो, कोई सिविल सर्विस का एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है, या कोई 10th और 12th के बोर्ड का एग्जाम है, तो उस समय ज्यादातर लोग सरकारी पब्लिकेशन की जो बुक होती है, सरकारी जो प्रकाशन होते हैं, उन्हीं की बुक का यूज करते हैं। जैसे अगर आप 10th 12th कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ोगे तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्योंकि एनसीईआरटी किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक नहीं है। एनसीईआरटी प्यारे दोस्तों अपने आप में एक ऐसी एग्जाम जो कंडक्ट कराने वाली तमाम संस्थाएं जैसे सीबीएसई बोर्ड है, उनके द्वारा एक वैलिड जो है डॉक्यूमेंट्स है, ना कि किताब। और सरकार ने जो संस्था बनाई एनसीईआरटी, वो इसीलिए बनाई कि वो कैरिकुलम को निर्धारित करे और सही सही पाठ्यक्रम बच्चों तक पहुंचाने का काम करे, जिससे हमारे देश की तमाम आवश्यकताओं को हम पूरा कर सके और बच्चों के अंदर एक प्यारे दोस्तों बहुत अच्छी चीजें हम डेवलप कर सके, और उनको जो सूचना हमें देनी है, जो ज्ञान देना है, वो ज्ञान भी सही सही उनके पास जाए। आप क्या करते हो, किरण पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, फलाना पब्लिकेशन, ढिकाना पब्लिकेशन, और ये सब बिजनेस के पर्पज से बुक निकालते हैं। इनका एक ही वो है कि ज्यादा से ज्यादा बुक बिके, किसी का सिलेक्शन हो ना हो वो जाए भाड़ में, क्योंकि आज तक ये बुकें किसी का सिलेक्शन करा ही नहीं पाई, और ये सच्चाई है। उसका रीजन यह है कि एक तो 350 से 400 गलतियां होना, और दूसरा है सिलेबस के हिसाब से चीजों मैटर ना होना, और तीसरा है कि 15 साल पुरानी घिसी पिटी चीजों को बार बार कवर चेंज करके, प्राइस चेंज करके आप तक पहुंचाना। ये इन सब पब्लिकेशन का काम रहा है। जब भी कोई भर्ती आएगी, चाहे वो कांस्टेबल की हो, 4th क्लास की हो, आईएएस की हो, पीसीएस की हो, तो वो क्या करते हैं, कवर चेंज करेंगे और उस पर कांस्टेबल का फोटो लगा के उसको कांस्टेबल की बना देंगे। सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, 2 स्टार लगा के उसको सब इंस्पेक्टर की बना देंगे, और इसके बाद में एसएससी की आ गई, रेलवे की आ गई, तो उसको एसएससी रेलवे की घोषित कर देंगे। कवर चेंज होगा, अंदर का मैटर वही है। और थोड़ा सा बच्चे ना पहचान ले, 2-4 चीज उसमें क्वेश्चन पेपर भी डाल देंगे नए लेटेस्ट जो है,
अभी 2019-20 में कोई पेपर हुआ वो भी उठा के डाल देंगे। बाकी चीज वही है जो 15 साल पहले आई थी। अब 15 साल पहले ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ करते थे, सारे ऑफलाइन एग्जाम थे। ऑफलाइन एग्जाम की क्वेश्चन की वैरायटी अलग है और ऑफलाइन एग्जाम की क्वेश्चन की वैरायटी अलग है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्वेश्चन की वेरिएशन में अंतर आया और वो बहुत ज्यादा लेवल पे आया। तो इसीलिए उन किताबों में ये ढेर भी लिखा हुआ है, ये ढक्कन भी लिखा है और डेरी भी लिखा है और डमरू भी। और ईमानदारी से बताए जो इस ढेर को, ढक्कन को, डेरी को, डमरू को सही वर्त नहीं मानते हैं वो आदमी ढक्कन ही है, क्योंकि उसको कोई समझा नहीं सकता। और मैंने ये बात कल भी बोली थी आपको, उसके बावजूद भी आप में से 2-3 बच्चे जो है वो ढक्कन बने रहे लास्ट तक, जब तक मैं पढ़ाता रहा। पूछ रहे सर ढक्कन गलत है, सर डमरू में नहीं आएगा। डमरू में तो आता है, हमने तो पढ़ा है डमरू में आता है। हमें ये बात किसकी कर रहे हैं? शुद्ध वर्तने की। करने को तो आप यहाँ पे भी वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ न के नीचे भी लगा दो, इसके भी यहाँ कह के नीचे भी, वो तो आता है। ठीक है, जब हम उर्दू में लिखते हैं इन्हीं शब्दों को तो उर्दू के अंदर लगाते हैं हम, कह के यहाँ भी लगा दो, क्या दिक्कत है? तो लगाने से तो कुछ नहीं होता सर जी, हमने तो लगाया, हमने तो पढ़ा है। बात है कि आपको उसके पीछे का लॉजिक पता है या नहीं पता है। बात है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के दौरान यार दोस्तों उन दोनों स्थिति से आप वाकिफ हो कि नहीं हो, कि जिसमें हमने यहाँ स्टेटमेंट लिख दी कि डे और ढे का प्रयोग केवल शब्द के बीच में और अंतिम वर्ण के रूप में ही होता है, बाकी पहले के रूप में नहीं होता। उत्क्षेपित व्यंजन का प्रयोग किसी शब्द के आरंभ या प्रारंभ, और मैंने जानबूझ के लिखे क्योंकि मुझे पता है मैं किन को पढ़ा रहा हूं। मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा, आरंभ भी लिख दिया, प्रारंभ भी लिख दिया, आगे भी लिख दिया, शुरू में भी लिख दिया। अब आप में से कई तो ऐसे हैं जो मेरे गुरु है, वो आरंभ और प्रारंभ में अंतर ही नहीं जानते, आगे और शुरू में अंतर ही नहीं जानते। ये चारों के चारों पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, एक ही सेंस में प्रयोग होते हैं। आरंभ भी, प्रारंभ भी, आगे भी और शुरू भी। अब वो आगे कहे, शुरू कहे, आरंभ कहे या प्रारंभ कहे या स्टार्टिंग कहे, बात एक ही। और उसके बाद लाएंगे निकाल के सर जी ये डमरू, तो फिर यहाँ पेपर में भर्ती कोई होगा, आप डमरू बजा के बंदर नचाना फिर, ठीक है। फिर कहोगे सर जी हमारा तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। क्यों? हम तो किताब में ऐसा दिया था, फलानी किताब में दिया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी का दूसरा नाम क्या है? ताड़न जात वर्ण। तो व्यंजन के कितने भेद हुए? व्यंजन पे भेद हुए प्यारे दोस्तों 5। कितने भेद हुए? 5। अब मैंने ये भी बताया था कि 3 भी आ जाए ऑप्शन में, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, तो हमेशा मैक्सिमम डिजिट ली जाती है। तो जब तक ऑप्शन में 5 है तब तक व्यंजन के भेद 5 है, और जब ऑप्शन में 5 नहीं है तो व्यंजन के भेद 4 है, और जब ऑप्शन में 4 नहीं है तो व्यंजन के भेद 3 है। इसके अलावा कोई व्यंजन के भेद नहीं होते। और जब 3, 4, 5 हो तो वहां आपको ये नहीं देगा ये ए ऑप्शन है, ए, बी और सी तीनों, वहां आपको 5 ही लेना है, मैक्सिमम डिजिट लेना है। उसने 5 दिया, इसका मतलब वो 5 मान रहा है, और आपको मैंने 5 व्यंजन के भेद पढ़ाए हैं। ये वाला जो है 5वां और ये वाला जो चौथा है वो इन्हीं से बना है। अब ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। ये क्या है? स्पर्श। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है? दोनों के दोनों स्पर्श व्यंजन। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है? दोनों के दोनों स्पर्श व्यंजन। तो ये जो संयुक्त व्यंजन है ये तो ऑलरेडी उन 3 जो मूल भेद होते हैं हमारे व्यंजन के, उनसे बन रहा है। ये भी प्यारे दोस्तों उन्हीं से बन रहा है। ये यहाँ उत्क्षेपित व्यंजन जो है ये भी तो उसी से बन रहा है। टे वर्ग के जो वर्ण है, मैंने स्टार्टिंग में पहली पंक्ति में लिखा है, ये स्टार्टिंग में है उत्क्षेपित व्यंजन टे वर्ग के टे तथा डे से बने। जब इनके साथ नीचे की ओर बिंदु तल लगाया जाता है तो ये क्या है? ताड़नजात वर्ण कहलाते हैं। तो मूल भेद कितने हैं? 3, और कुल भेद कितने हैं व्यंजन के? 5। क्लियर? चलो जी, अब व्यंजन के भेद हमने कर लिए कंप्लीट। अब आपको एक नया टॉपिक कंप्लीट करना है और वो है वर्णों का उच्चारण स्थान। नया टॉपिक क्या है हमारा? वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों के कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 8 होते हैं। टोटल जो हम वर्ण प्रयोग करते हैं दोस्तों वो टोटल वर्ण है हमारे 52, 52 हिंदी में हम प्रयोग करते हैं।
अब जिसमें 11 स्वर हैं, ठीक है, 33 हम व्यंजनों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ 4 अंतस्थ है, 4 उसमें हैं, ठीक है। इसके साथ प्यारे दोस्तों 4 संयुक्त हैं और 2 अयोग वहा। तो ये सारे मिला के क्या हो जाते हैं हमारे 52 हो जाते हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे जब एक नया सेक्शन आएगा। अभी तो एक ही सेक्शन हमने कंप्लीट किया है, वो किया है वर्णों के भेद। ये दूसरा सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वर्णमाला का, वर्णों का उच्चारण स्थान। और वर्णों के प्यारे दोस्तों 8 उच्चारण स्थान होते हैं। कितने होते हैं? 8 उच्चारण स्थान होते हैं, अर्थात उन 52 वर्णों को हम शरीर के 8 अंगों से उच्चारण करते हैं। एक होता है हमारा अकु है विसर्जीय नाम, अकु है विसर्जीय नाम, अकु है विसर्जीय नाम कंठ। तो ये जो अकु है विसर्जीय नाम कंठ है, ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहां से प्यारे दोस्तों जब हम ये ए ले लेते हैं, और इसका मतलब क्या है, जब भी ये मात्रा आती है तो इसका मतलब है कै वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ? कै वर्ग। और यहां से हमने क्या लिया? ये कै वर्ग। यहां से क्या लिया दोस्तों? हमने है। और इस विसर्ग से क्या ले लिया? ये वाले विसर्ग। इस कै वर्ग के अंदर जो वर्ण आते हैं दोस्तों, वो वर्ण आते हैं हमारे 4। कौन कौन से? कै, खे, गे, घे और एक होता है गे। एक हो गया हमारा ए, 5 हो गए ये 6, एक ये 7 और एक ये 8। यानी कि इन 8 नाम वाले, इन 8 नाम वाले वर्णों का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? गले से करते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्यारे दोस्तों हम गला, और यहां बोलते हैं हम कंठ। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां जो 52 वर्ण हम प्रयोग करते हैं हिंदी के अंदर, जिसमें 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 4 अंतस्थ है, 4 उसमें है, 4 संयुक्त है और 2 है अयोग वहा। क्लियर? तो ये कितने हो गए हमारे 52। चर्चा करेंगे इन पे, कितने स्वर हैं, उन स्वर का उच्चारण स्थान अल्पप्राण है, महाप्राण वे घोष में आते हैं या घोष में आते हैं, वो करेंगे हम लास्ट में, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए। और एक लास्ट की जो कंडीशन है, 5वीं जो सेक्शन है वर्णमाला का, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, तो वो लास्ट में करेंगे। तो पहले सारी चीजें ये कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अंदर सब बताया जाएगा कि हम बाकी भाषा विज्ञान की दृष्टि से और कौन कौन से वर्णों का प्रयोग करते हैं, रे के कितने रूप होते हैं, कौन सा रे आधा होता है, कौन सा रे पूरा होता है, और वहां द्वित व्यंजन क्या होते हैं, या द्विगुण व्यंजन हम किसे कहते हैं। तो इसके साथ साथ परकंपित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, वत्सरीय व्यंजन कौन सा होता है, उन सब की चर्चा करेंगे हम प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद में। लेकिन पहले आपने जो अब तक पढ़ा है, आपने 11 स्वर पढ़े, 25 स्पर्श पढ़े, 4 अंतस्थ है, 4 उसमें, ठीक है। इसके साथ प्यारे दोस्तों आपने दूसरा क्या है, ठीक है, इसके साथ साथ आपने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे उत्क्षेपित व्यंजन के बारे में। तो इन सबको हम जब उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के दौरान प्यारे दोस्तों हम कहाँ से, किस शरीर के अंग से, किस भाग से इनकी हम साउंड निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं, सारा बताएंगे। अयोगवा भी बताएंगे, इनके सबके बारे में बताएंगे। लेकिन टॉपिक को सीक्वेंस में लेके आगे बढ़िए। अभी हमने क्या किया था, स्वर और व्यंजन पढ़े। अब ये देखो इन स्वर और व्यंजनों का हम प्रयोग कहाँ से कर रहे हैं, उच्चारण कहाँ से कर रहे हैं, उनका शुद्ध उच्चारण क्या होगा और उनका अशुद्ध उच्चारण क्या होगा। तो यहाँ क्या है प्यारे दोस्तों, ये इनका हमारे पास 3 तरीके हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के। तो जितने भी हमने वर्ण पढ़े अब तक, उनको हम 8 अलग अलग जगह से उच्चारण कर सकते हैं। उनमें से एक तो होता है ये हमारा कंठ, इसको गला भी कहते हैं। एक होता है तालव्य, ये जो जीभ ऊपर नीचे लगी है इसी को हम तालव्य कहते हैं, जो जीभ के ऊपर और नीचे का जो स्थान है। एक होता है प्यारे दोस्तों हमारा मूर्धन्य, खोपड़ी के अंदर की जो खाली जगह उसको हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। और इसके अलावा प्यारे दोस्तों एक होते हैं हमारे दांत, जिनकी सहायता से हम उच्चारण कर पाते हैं। और एक होते हैं हमारे होठ, जैसे पै फै बै भै हम उच्चारण करते हैं तो पै फै में हमारे होठ जो है वो एक्टिव होते हैं। तो एक हमारा होठ हुआ। फिर कुछ ऐसे हैं प्यारे दोस्तों जो 2 अलग अलग वर्णों से मिलके बने हैं,
और जो दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बने उनका उच्चारण स्थान भी दो अलग अलग जगह से होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ये जो आई बनता है ये ए और ई से मिला के बनता है। अब ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और ई का क्या है? तालु। तो इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो गया प्यारे दोस्तों? कंठ और तालु हो गया। दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ और तालु हो गया। तो जो दो अलग अलग वर्णों से मिलके बने हैं तो स्वाभाविक बात है उनको हमें दो अलग अलग जगह से ही उच्चारण करना पड़ेगा। तो तीन जो उच्चारण स्थान होते हैं वो संयुक्त उच्चारण स्थान होते हैं। एक होता है कंठ तालु, एक होता है कंठोष्ठ और तीसरा होता है दंतोष्ठ। तो यानी कि इन 52 वर्णों के उच्चारण में हम शरीर के 8 अंगों का, शरीर के 8 भागों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब हम इनको उच्चारण कर पाते हैं सही तरीके से। अब मान के चलो इनका उच्चारण कंठ से होता है तो कंठ के स्थान पे आप कहीं दूसरी जगह से इनका उच्चारण करोगे तो वो अशुद्ध उच्चारण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो अशुद्ध उच्चारण कहलाएगा। तो इसके हमारे पास 3 तरीके हैं। जब भी हम वर्णों का उच्चारण करें ये देखें कि ये कहाँ से हम कर पाते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आप शीशे के सामने खड़े हो और जैसे ही आपने शीशे के सामने खड़े और किसी भी वर्ण का उच्चारण करके देखो, जैसे आपने च छ ज जय का उच्चारण किया तो आप ये देखो ये शरीर के किस भाग में मूवमेंट कर रहा है। तो च छ ज जय में हमारी जीभ बार बार ऊपर नीचे लग रही है और जहां वो ऊपर नीचे लग रही है उस स्थान को बोलते हैं तालव्य। तो च छ ज जय क्या हो गया? तालव्य वर्ण हुए। जब हम क ख ग का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो कंठ है ये एक्टिव है, इसलिए हम इसका उच्चारण कहां से करेंगे? कंठ से करेंगे। तो प्यारे दोस्तों आपको इसी बात का ध्यान रखना है। जब हम टे ठे डे डे का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे हल्के से हथौड़े लगते हैं सर में, टे ठे डे डे। तो इसका मतलब मूर्धन्य का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? मूर्धन्य का। और जब तय थे दे का प्रयोग करें तो जीभ बार बार दांतों में लग रही है और तय थे दे में हमारे दांत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए दांतों का उच्चारण करते हैं। ऐसी पे फे बे का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ बार बार खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो पे फे बे में हम होठों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तो तरीका था शीशे के सामने खड़े होकर ये पहचान लेना कि शरीर के किस अंग में मूवमेंट है, शरीर का कौन सा भाग एक्टिव है, शरीर का कौन सा भाग सक्रिय है किसी पर्टिकुलर वर्ण के उच्चारण के दौरान, वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास सूत्र है और वो सूत्र है अकु है विसर्ज्य नाम कंठ, और ये अकु है विसर्ज्य नाम कंठ ये कहता है कि यहाँ से आपने ए लिए, यहाँ इस कु से मतलब यहाँ कै वर्ग हुआ, है हो गया, इस विसर्ग का मतलब यहाँ ये हुआ। प्रत्येक एक जगह से मैक्सिमम 8 ही वर्णों का उच्चारण हो सकता है। यार दोस्तों उच्चारण स्थान कितने? 8। और एक जगह से अकेले कंठ से या तालु से, मूर्धन्य से या दांत से या होठ से मैक्सिमम 8 वर्णों का उच्चारण होगा, 9 या 10 का नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ 1 और 5 ये कितने हुए? 6, 7 और एक विसर्ग, इन 8 का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। ये हमें सूत्र कहता है। और ये सूत्र आपकी हेल्प कैसे करेगा? जैसे हमने एक सूत्र ले लिया प्यारे दोस्तों 55 MBA, तो ये 55 MBA हमें ये बताने की कोशिश करता है कि भारत के 7 पड़ोसी देश है जिनकी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से लगती है। उनमें से एक है बांग्लादेश, दूसरा है चाइना, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, 5वां म्यांमार, इसके बाद भूटान और फिर लास्ट में अफगानिस्तान। यानी कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से मिलती है। तो ये 55 MBA हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई, हमने एक फार्मूला बनाया, अपना एक सूत्र बनाया जिससे हमें ये पता चल जाए कि भारत की सीमा किस किस देश की सीमा से लगती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसकी लगती है, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश की। सबसे कम सीमा रेखा किसकी मिलती है, तो आपका आंसर होगा अफगानिस्तान की। बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा किसकी मिलती है? चाइना की। अफगानिस्तान के बाद सबसे कम किसकी मिलती है? भूटान की। कुल कितने देश है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप भारत के पड़ोसी देश जिनकी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से लगती हो उनके बारे में तमाम तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जीएस के पेपर में, अगर उनको आपको करना था तो उसके भी 3 तरीके थे। या तो आप घूम के आओ चारों तरफ,
पता चले कौन कौन से देश में हमारी बाउंड्री है। या आप मैप उठाओ और मैप में देखो, या फिर आपके पास तरीका क्या था, 55 MB। इन 3 तरीके में सबसे सस्ता सबसे बढ़िया तरीका था ये 55 MB, जो हमें बताता है कि भारत के 7 पड़ोसी देश है जिनकी सीमा रेखा मिलती है। ऐसे ही प्यारे दोस्तों सबसे बढ़िया जो तरीका है वर्णों के उच्चारण के लिए, ये सूत्र वाला तरीका है। और ये यहां से लेके यहां तक एक ही शब्द है। जैसे आप मैथ में करते हो a + b² बराबर a² b² 2ab, तो यानी कि a + b² बराबर किसके हुआ, इसके हुआ। तो a² b² 2ab तो हमारा ये है, और ये a + b² हमारा ये है। आपको बस ये ही याद रखना था। ए कै वर्ग के वर्ण है और विसर्ग गले से उच्चारित होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। तो ये a + b² बराबर 2ab क्या है हमारा, अकु है विसर्जन नाम कंठ, ये इतना बड़ा। और जब हम इसको नहीं लिखना चाहते, केवल इसके स्थान पे ये प्रयोग करना चाहते हैं, तो फिर हम कहेंगे ए कै वर्ग के 5 वर्ण है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ हो गया। अगर मेरी बात समझ में आपको आ गई है तो प्लीज सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर बाकी के भेद बताएंगे कि वर्णों के कौन कौन से हम उच्चारण कहाँ कहाँ से कर पाते हैं। यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हुई हो, एक तरीका आपको बताया 55 MB, क्योंकि यहाँ से हमने क्या लिया, ए लिया, यहाँ से कु का मतलब कै वर्ग, जब भी किसी के नीचे ऊ की मात्रा आएगी तो इसका मतलब हो गया वर्ग। यहाँ से हमने है लिया, यहाँ से विसर्ग लिया। ये हमारा a + b² है और ये हमारा a² b² 2ab है। क्लियर, क्योंकि मैथ में आप आवश्यकता के अनुसार इसके स्थान पर इसका और इसके स्थान पर इसका प्रयोग करते आए हो। ठीक है, चलो जी, तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। दूसरा लो, दूसरा उच्चारण स्थान क्या होगा, ईचू यसा नाम, ईचू यसा नाम तालव्य, सूत्र आ गया। अब इसको a + b² में तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे, a² b² में, यहां ई आ गया, इसका अर्थ क्या हो गया, चू आ गया ना यहाँ पे, इसका मतलब 6 वर्ग हुआ। इसके बाद यहां से ये आया, यहां से ये आया, यहां से इससे। अब एक ये हो गया, 5 इसके कौन से हैं, चे, छे, जे, झे और ये 1 और 5 6 7 और 1 8, हमारे 8 पूरे हो गए, 9 कभी होते ही नहीं। तो आप यहाँ न और मैं नहीं लोगे, ये तो सब में आएगा, ये तो कॉमन है। इसका मतलब क्या है, नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। तालव्य को हिंदी में क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। यानी कि ई और च वर्ग के 5 वर्ण य और स का उच्चारण स्थान तालु हो गया। तालु कौन सा हुआ, ये जो जीभ मैंने ऊपर और नीचे अभी लगाई है, आपको कुछ साउंड सुनाई दी है, इसी स्थान को तालव्य कहते हैं। मुख के अंदर जो खाली स्पेस है, जीभ का जो भाग है, वो स्थान तालव्य कहता है। जो आपके मसूड़े हैं वो तालव्य स्थान में ही आते हैं। तो ई च वर्ग य और स, ये क्या कहलाए प्यारे दोस्तों, ये तालव्य वर्ण कहलाए, क्योंकि जब हम ई का उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपर जाके मसूड़ों पे चिपक जाती है, आगे वाली जीभ की चोंच। जब हम च छ जय का प्रयोग करते हैं तो आपकी जीभ अंदर ही अंदर फपर फपर कर रही है, क्योंकि वो तालव्य का उच्चारण करते। जब हम ये का उच्चारण करते हैं ये, तो जीभ ऐसे हमारी मुड़ जाती है। और जब हम से का उच्चारण करें तो इसमें भी जीभ प्यारे दोस्तों हमारी अंदर से बाहर आके तालव्य का स्पर्श करती है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे क्या कहलाए, तालव्य वर्ण कहलाए। ये क्या कहलाए, तालव्य वर्ण। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको दे देगा जय का उच्चारण स्थान बताइए क्या है। 4 होंगे प्यारे दोस्तों, एक उसमें तालव्य होगा, एक कंठ होगा, एक दंतव्य होगा, एक ओष्ठ होगा। 4 उच्चारण स्थान ऑप्शन में आए और जय का उच्चारण पूछ रहे हैं, तो जय का उच्चारण कहां से करोगे, तालव्य में कैसे पहचानोगे। जय आता है च वर्ग में और च वर्ग आता है तालव्य में, ये तरीका होगा। क्लियर। फिर आपसे क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण बताइए कौन से हैं। अगर उस ऑप्शन में ई और च वर्ग के 5 वर्ण य और स दिया है
तो तालव्य है। अब मान के चलो एक तो स ये दे दिया, दूसरे वाला स ये वाला दे दिया, तीसरे वाला स ये दे दिया और चौथा दे दिया है। क्लियर। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें से तालव्य वर्ण कौन सा है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, यस जो लिखा जाता है, यस मतलब प्रसिद्धि, यस जो लिखा जाता है इसमें लिखा जाता है। और यह और से यस कहाँ आता है, ये तालव्य में आता है। जब यस तालव्य में आता है तो ये वाला से जिसको हम सलजम वाला से कहते हैं, तो ये क्या कहलाया हमारा, ये तालव्य कहलाया। तो तालव्य से उच्चारित होने वाला, यानी कि वर्ण को देके आपको उच्चारण स्थान भी ऑप्शन में दे सकता है और उच्चारण स्थान देके आपको 4 वर्ण भी दे सकता है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपको जी हाँ, इसका आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। ये चीजें क्या है हमारे यहाँ पे, ईचू यसा नाम तालव्य, ये सब तालव्य वर्णों से हम उच्चारण करते हैं। 2 क्लियर हो गए। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, ऋटुर रसा नाम मूर्धन्य। ऋटुर रसा नाम क्या है, मूर्धन्य। यहां से कौन कौन से वर्ण आएंगे, इससे आ गया हमारा री, इससे क्या आ गया, इससे आ गया हमारा टे वर्ग, इससे क्या आ गया, इससे आ गया रे, इससे क्या आया, इससे आ गया से। और यहाँ नाम, नाम वाले, नाम का मतलब क्या हो गया, नाम वाले। और मूर्धन्य का अर्थ क्या हुआ, मूर्धन्य का अर्थ हुआ मुर्दा। क्लियर। मूर्धन्य का अर्थ क्या हुआ, मुर्दा। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ ये वाला री और इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, टे, ठे, डे, डे और ने। 1 और 5, 6, 7 और 1, 8, 8 वर्ण हो गए। 8 ही उच्चारण स्थान होते हैं और मैक्सिमम एक जगह से हम 8 का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, मुर्दा कहलाएंगे। मुर्दा हमारे खोपड़ी के अंदर जो खाली स्पेस है उसको मूर्धन्य कहते हैं। जब फेफड़े वायु छोड़ते हैं तब हम प्यारे दोस्तों वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। अगर फेफड़े सही तरीके से वायु ना छोड़े तो आपको ये ध्यान रखना है, उस कंडीशन में फिर हम प्यारे दोस्तों उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अगर हम सही जगह से सही वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो उसको उच्चारण दोष कहेंगे। तो यहाँ जो मूर्धन्य है, जब हम री का उच्चारण करते हैं, आप सर पे हाथ रखो, हल्का सा दबाना नहीं, री, तो आपको यहाँ वाइब्रेशन मिलेगा अपनी खोपड़ी के अंदर। जब आप टे, ठे, डे, ढे है, इनको कर्कश या कठोर वर्ण इसीलिए कहते हैं कि फेफड़ों ने जो वायु छोड़ी वो सीधे मूर्धन्य से टकराती है, जिसकी वजह से ये प्यारे दोस्तों वाइब्रेशन पैदा करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। रे और से, यानी कि ये षटकोण वाला जो से है प्यारे दोस्तों, इसका भी और रे का भी टे वर्ग के 5 वर्ण और री का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, वो मूर्धा है। वो उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा, वो मूर्धा कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऋटु रसा नाम मूर्धा। अब आप प्लेन पेपर पे पहले तो आप इसको देख के लिखोगे, जब आपको अगर ये याद करना है, सही तरीके से समझना है। प्लेन पेपर में पहले आपने देख के लिखे, दूसरी बार आप बिना देखे लिखो। जब बिना देखे आप इनको लिखोगे सूत्रों को, या किसी भी अपनी नोटबुक पे रजिस्टर पे आप लिखोगे, तो दूसरी बार जब आपने बिना देखे लिखने की कोशिश की तो उसमें से आधे गलत होंगे और आधे आप सही लिख पाओगे। लेकिन तीसरी बार आपको फिर देख के लिख के और फिर बिना देखे लिखना है। 4 बार जब ऐसे कर दोगे तो ये सारे सूत्र आपकी जीभ पे चढ़ जाएंगे। इनका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे कि आप इनका कोई अर्थ निकालोगे, भाव निकालोगे, कोई डेफिनेशन निकालोगे। ये वो बचपन MBA की तरह एक छोटा सा फार्मूला बनाया, ठीक है, जिससे हमें अपने जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनका सही आंसर मिल जाए। तो वहां बचपन MBA का कोई प्यारे दोस्तों भाव नहीं है, कोई अर्थ नहीं है कि बचपन मतलब यहाँ क्या। तो वहां बचपन से हम बै से बांग्लादेश ले रहे हैं, च से चाइना ले रहे हैं, पै से पाकिस्तान, ऐसे नेपाल। उसको ज्यादा आप सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं कि मेरा बचपन में MBA करने का सपना था। लेकिन वहां
हमें अपने उस लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को समझना है उस बचपन एमबी से जो भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित था। ऐसे यहाँ हमें उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना है कि वे कौन कौन से वर्ण हैं जो किस उच्चारण स्थान से आते हैं। इसके बाद फोर्थ क्या है हमारा, लर्तु लसानाम, लर्तु लसानाम दंतव्य, दंतव्य कहते हैं हम दांत को। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि संस्कृत का जो टोटल व्याकरण है वो हिंदी में प्रयोग होता है। यहां से क्या आ गया, ये वाला, और इसका मतलब क्या हुआ, जो हम यहाँ पे कृपया में जो ये रह देते हैं ना, यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं, हम ना यहाँ कै की बात कर रहे हैं ना लय की, बल्कि कृपया में जो ये रह आता है नीचे, इसका उच्चारण स्थान दांत से होता है। इसके बाद यहां से हमने क्या लिया, तय वर्ग, और तय वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं, तय वर्ग में आते हैं तय, थे, दे, धे और न, ये पांचों वर्ण। फिर यहां से क्या लिया हमने, ले, और इसके बाद ही क्या लिया हमने, सपेरे वाला से। तो ये जो है वर्णों का उच्चारण स्थान, ये हो गए 8। इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है, दांत से होता है। एक तो आपका ये हुआ, एक तो आपका ये वाला हुआ, ये वाला वर्ण, तय वर्ग के ये पांचों के पांचों वर्ण हो गए। 1 और 5 ये कितने हुए, 6, 1 ये 7 और 1 8। एक ही जगह से मैक्सिमम 8 का उच्चारण करते हैं। तो इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान हम कहां से कर रहे हैं, दांत से। अब आप उच्चारण करके देखो, जैसे कृपया हम बोलते हैं, पितृ बोलते हैं, तर्ण बोलते हैं, तो तर्ण में भी तो ये लगाते हैं ना। तो हम जब इसका उच्चारण करेंगे तो दांत का प्रयोग होगा। क्लियर। ऐसे पितृ का उच्चारण करते हैं तो इसका प्रयोग होगा। कृष्ण का उच्चारण करते हैं तो हम इस वाले में किसका प्रयोग करेंगे, दांत का प्रयोग करेंगे। तो तय थे दे धे का जैसे उच्चारण किया, तय थे दे धे, तो आपको मेरे दांत दिखाई दे रहे हैं, बाकी किसी में दांत नहीं दिखाई देंगे। क्यों, दांतों का इन्वॉल्वमेंट है, दांतों का प्रयोग कर रहे हैं इन वर्णों के उच्चारण में, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दांत कहलाया। तो यहां से क्या आ गया, लय, और ये क्या आ गया, से। तो लय और से का जब उच्चारण करेंगे प्यारे दोस्तों, तो उसमें भी दांतों का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दांत हो गए। इसके बाद पांचवा क्या है, उपद्वयमानीय नाम ओष्ठ। ये एक ही शब्द है और ये सूत्र है। उपद्वयमानीय नाम ओष्ठ का मतलब क्या हुआ, ओष्ठ कहते हैं हम होठ को। किसे कहते हैं दोस्तों, होठ को कहते हैं। यहां से लिया छोटा ऊ, यहां बड़े ऊ का मतलब हो गया ये वाला ऊ। इसके बाद क्या बच गया आपका पै वर्ग, और फिर क्या बच गया, उपध्मानीय चिन्ह। और उपध्मानीय चिन्ह होता है ये जो केवल संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में प्रयोग होता ही नहीं। तो छोटे वाले ऊ का उच्चारण, बड़े वाले ऊ का, और इसके अंदर क्या आता है, पे, फे, बे, भे और दोस्तों में। तो ये पे, फे, बे, भे, मैं, 2 आपके ये हुए, 5 ये 7 और 1 ये चिन्ह हो गया। जैसे विसर्ग का चिन्ह होता है ना, ये वाला, उसका भी हम उच्चारण करते हैं कंठ से। ऐसे उपध्मानीय का जो हम प्रयोग करते हैं वो प्यारे दोस्तों संस्कृत में कै और खे के साथ करते हैं, पे और फे के साथ करते हैं। तो यानी कि जहां भी ये चिन्ह लगा होता है तो वहां उसका उस चिन्ह का उच्चारण हम कहां से करेंगे, ओष्ठ अर्थात होठ से करेंगे। तो इसका प्रयोग संस्कृत में होगा, हिंदी में तो होगा नहीं। तो यहां आपको केवल यही ध्यान रखना है, छोटे ऊ का और बड़े ऊ का और पे, फे, बे, भे का प्रयोग आप कहां से करते हो, ओष्ठ से करते हो। दूसरी चीज आपको प्रैक्टिकली समझो आप। अब मैं उच्चारण कर रहा हूं प्यारे दोस्तों ऊ, तो जैसे मैंने ऊ का प्रयोग किया मेरे होठ गोल गोल घूमे, तो इसका मतलब मैं होठों का प्रयोग कर रहा हूं ऊ को उच्चारण करने में, ऊ। तो ये ऊ और ऊ, इसमें समय कम लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा। इसमें 1 सेकंड लगा रहे हो तो इसमें 2 सेकंड लगाओ, इसमें 2 सेकंड लगा रहे हो तो इसमें 4 सेकंड लगाओ। तो ऊ होठ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो होठ इसका उच्चारण स्थान हुआ। ऐसे ही पे, फे, बे, भे, मैं, तो पे, फे, बे, भे, मैं में मेरे होठ दोनों खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। इसी वजह से उच्चारण के दौरान हम किसका, ओष्ठ का प्रयोग कर रहे हैं, और इसी ओष्ठ को हम क्या कहते हैं, इसी ओष्ठ को हम होठ कहते हैं।
वहां जो ऑप्शन में देगा आपको वो होठ नहीं देगा। ये तो मैं अपने समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। वहां वो आपको ओष्ठ ही देगा। तो ओष्ठ का मतलब क्या हुआ, होठ हुआ, अर्थात लिप्स हुए। क्लियर। तो ये इनके उच्चारण स्थान हुए। इसके बाद आ गए 6 पे। 6 क्या है, ए दे तो कंठ तालव्य, ए दे तो कंठ तालव्य। तो यहां हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि इसमें से हमने क्या लिया, ये वाला आई लिया। दे का मतलब क्या हुआ, जिसपे 2 मात्रा है। 2 मात्रा किसकी होती है, इसकी। तो का मतलब क्या हो गया, वे दोनों। वे दोनों का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये आई और आई, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, वो कंठ और प्यारे दोस्तों क्या है, तालव्य है। कंठ और तालव्य यानी कि गला और तालु। ऐसा क्यों हुआ कि इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु कैसे हो गया। प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये जो बनते हैं ना, ये बनते हैं ए और ई को मिला के, और ये जो बनता है ये बनता है ए और बड़ा ई को मिला के। ए और बड़ा ई कहोगे, या फिर आप ये भी कह सकते हो ये जो बनता है ये ए और ई को मिला के बनता है। बात एक ही है, ठीक है। ये तो आप ये कहो या आप ये कहो। तो यहां जब ये भी प्यारे दोस्तों, जब ये कंठ से मिलके बना है, यानी कि ये ए और ई से मिलके बना है, तो ए का उच्चारण तो कंठ होता है और तालव्य का उच्चारण क्या होता है, ई होता है। तो जब ये ए और ई से मिलके बना है तो इसका उच्चारण स्थान 2 जगह से होगा, और वो क्या हो गया हमारा, कंठ तालव्य। वो क्या हो गया दोस्तों, हमारा कंठ और तालव्य हो गया। ऐसे ही ये जो बनता है ये ए और बड़ी ई से मिलके बनता है। ए का उच्चारण कंठ से होता है, छोटी ई हो या बड़ी हो उसका तालव्य से होता है। या फिर ये ए और आई से मिलके बनता है, आई का उच्चारण आपको पता ही है कंठ और तालव्य से होता है। तो इसीलिए इनका दोनों का उच्चारण क्या हुआ, कंठ और तालु हो गया, क्योंकि ये 2 अलग अलग वर्णों से मिलकर बनते हैं। और जब ये 2 अलग अलग वर्णों से मिलकर बने, इनके उच्चारण स्थान भी 2 अलग अलग जगह से होंगे। तो इसीलिए सूत्र बना हमारा ए दे तो कंठ तालु। आई मतलब ये, दे मतलब दूसरा। दूसरा कौन सा, जिसकी 2 मात्रा होती है, 2 मात्रा इसकी होती है। तऊ का होता है वे दोनों। जैसे संस्कृत में से को बोलते हैं हम वह, प्यारे दोस्तों। इसके बाद ठीक, से तऊ को बोलते हैं वे दोनों, और ते को बोलते हैं वे सब। अहम को बोलते हैं हम में, और त्वम को बोलते हैं हम तुम। ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है संस्कृत के, ये हिंदी के सर्वनाम है। तो यहां इस वाले तो का अर्थ क्या है, वे दोनों। और वे दोनों का मतलब क्या हो गया, आई और आई। इसमें अगर 2 सेकंड लगाओगे, इसमें 4 लगाओ, केवल अंतर इतना ही है, दोनों का उच्चारण एक ही जगह से होगा। क्लियर। और चूंकि 2 अलग अलग वर्णों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान संयुक्त उच्चारण स्थान कहलाएगा, अर्थात 2 अलग अलग वर्णों से ही इनका उच्चारण होगा। अगर यहां तक ये चीजें समझ में आई, राम, रंजीत, शिवराज, अभय, मुकेश, मोहित, शिव शंकर, प्रजापति, अरविंद, सत्येंद्र, राकेश, मोहन, सत्यम, आकाश, विपुल, विशाल, परवीन, प्रदीप, यश, अंकित, बबलू, संगम, ऋषि, पूजा, प्रीति, प्रियंका, तो ये आप एक बार ओके कीजिए। यहां तक हो गया, सब कुछ क्लियर है। दुनिया में सबसे डिफिकल्ट कोई सब्जेक्ट अगर होता है तो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, जर्मनी हो, इटालियन हो, तो ये दुनिया में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माने जाते हैं लैंग्वेज। और लैंग्वेज में भी सबसे डिफिकल्ट होता है व्याकरण, अर्थात जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो ग्रामर। ठीक है, वो सबसे डिफिकल्ट होता है, वो भी नींद आने वाला होता है। ठीक है, लेकिन उस ग्रामर में भी अगर सबसे डिफिकल्ट कुछ है तो वर्णमाला और संधि के तमाम कॉन्सेप्ट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े विद्वान बोल के गए हैं कि दुनिया में सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज होता है सब्जेक्ट के रूप में। और लैंग्वेज में भी ग्रामर होता है, क्योंकि लैंग्वेज के कई सेक्शन होते हैं। ठीक है, और वो कई सेक्शन में प्यारे दोस्तों, एक जैसे ग्रामर है, साहित्य है, काव्य शास्त्र है, भाषा विज्ञान है, सब किसी भी लैंग्वेज के पार्ट्स है।
अब उस ग्रामर में भी प्यारे दोस्तों बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उसमें वर्णमाला और संधि इन दोनों में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, यहाँ केवल आपको स्वर और व्यंजन के भेद नहीं पढ़ने थे कि हो गया वर्णमाला कंप्लीट। अभी तो दूसरा सेक्शन चल रहा है वर्णों का उच्चारण, अभी तो 3 सेक्शन बचे हुए हैं और वर्णमाला के। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जब हमें इस तरीके से सारी चीजों को लॉजिकली समझेंगे तभी तो हम आगे के टॉपिक को ढंग से कर पाएंगे। अगर लॉजिकली समझोगे ही नहीं तो मैं तो वर्णमाला 1-1.5 घंटे में भी कंप्लीट करा देता। जो पहली मैंने क्लास ली है उसी में करा देता मैंने। ये वर्ण के भेद है, ये व्यंजन है, ये अयोगवा है, ये लुंठित है, ये परकंपित है, ये पार्श्वी व्यंजन है, वत्सर्य व्यंजन है, ये रह के अलग अलग प्रकार है, हो गया वर्णमाला खत्म। अब आप करके आओ ना वो आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ मेरी मर्जी चलती है, मैं और की चलने ही नहीं देता। क्योंकि मुझे पता है कि जब हम लाइफ में किसी काम को करें तो ढंग से एक बार ही करें, अदरवाइज उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो बड़े लोग, विद्वान लोग, जिसको बड़ा बनना होता है, वो जब भी लगते हैं तो मन से लगते हैं किसी काम में, बेमन से नहीं करते। आप लोग क्या करते हो, किताब भी पढ़ोगे तो बेमन से पढ़ोगे, खाना खाओगे बेमन से खाओगे, किसी के साथ जाओगे तो बेमन से जाओगे, वहां उसका रिजल्ट कभी आपको मिलेगा ही नहीं। ये सच्चाई है। मान आप करना तो कुछ और चाह रहे तो कर, आप किसी के कहने से कुछ और रहे हो। पेपर आपका है, आप इसलिए पढ़ रहे हो, आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि ये विषय है और इन विषयों की नॉलेज होना एज ए स्टूडेंट मेरा परम कर्तव्य धर्म है, और इनसे फ्री होना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, तब तक आप भर्ती नहीं हो सकते। आपका पेपर है इसलिए किताबें घर पे हैं, किताबें मार्केट से आई, पेपर नहीं होता तो किताबें भी नहीं होती। आपकी पेपर की डेट नजदीक है, डेट आ चुकी है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इन सब चीजों से भर्ती नहीं हुआ जाता है। भर्ती होंगे तब कि हमारी एज हो चुकी है भर्ती होने की, और हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं। इसलिए अब हमारी ये ड्यूटी है कि हम रोज किसी न किसी चीज से अपने आप को फ्री करें। ऐसा ना हो कि 4 साल पहले भी वर्णमाला पढ़ रहे थे, 4 साल बाद भी वर्णमाला पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय आपकी ना तो एज बचेगी और बाकी फिर प्यारे दोस्तों आपके सारे पड़ोसी हो जाएंगे भर्ती और आप रह जाओगे अकेले। क्लियर? तो तरीका क्या होता है? तरीका होता है चीजों को फ्री करने का। वर्णमाला आज पढ़ ली आपने, 3 लेक्चर लिए, 4 लेक्चर लिए, लाइफ में ऐसी पढ़ो कि दोबारा से वर्णमाला ना पढ़नी पड़े, रिवीजन ना करना पड़े, दोबारा समय इसमें ना देना पड़े। क्योंकि आप अकेले हिंदी को पढ़ के भर्ती नहीं होंगे, हिंदी आपका सहारा जरूर बनेगी, हिंदी आपको भर्ती कराने में मैंने भूमिका जरूर निभाएगी, लेकिन आपको बाकी सब्जेक्ट को समय देना है। और वो समय आप तब दे पाओगे जब आप हिंदी से सही ढंग से प्यारे दोस्तों फ्री हो पाओगे। और फ्री होने के तरीके आपको बता ही रहे हैं, एक एक चीज एक। तो ये क्या कहलाए हमारे, ये कहलाए कंठ और तालव्य। क्लियर? चलो जी, इसके बाद सातवां क्या है? औदौतो कंठोष्ठ। ये क्या है? कंठोष्ठ। ये क्या कहना चाह रहा है हमें? यहां से ये कह रहा है ये वाला औ, दऊ का मतलब इसका दूसरा भाई, जिसकी 2 मात्रा होती है, 2 मात्रा होती है इसकी। और तऊ का अर्थ क्या हो गया? तऊ का अर्थ हो गया वे दोनों। वे दोनों का मतलब क्या हुआ? यहाँ औ और औ, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो उच्चारण स्थान है हमारा, एक का है कंठ और दूसरा है हमारा ओष्ठ, अर्थात कंठोष्ठ। क्या हो गया? कंठोष्ठ। अब थोड़ा गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? एक तो ये औ है और दूसरा ये वाला औ है। ये जो बनते हैं ये ए और ऊ से मिला के बनते हैं, ये जो बनते हैं ए और बड़े ऊ से मिला के बनते हैं, या हम कहेंगे ए और इस वाले से बनते हैं। ये कंडीशन हमारी पहली हुई, ये कंडीशन इसकी दूसरी हुई। अब ये ध्यान रखने की चीज है कि यहाँ पर प्यारे दोस्तों इसका जो उच्चारण होता है ए का वो कंठ है, ऊ का उच्चारण ओष्ठ होता है। अभी पढ़ा हमने उपध्मानीय ओष्ठ में, ये बनता है ए और ऊ से मिला के। तो जब ए का उच्चारण कंठ है, ऊ का उच्चारण ओष्ठ है, तो इस औ का उच्चारण क्या होगा? इस औ का उच्चारण होगा कंठ और ओष्ठ। ऐसे ही तो पढ़ते हो मैथ। यहाँ ए का उच्चारण कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो ये जो औ बना है ये ए और ऊ को मिला के बना है।
तो इसका मतलब ये दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बना है, इसका उच्चारण स्थान भी दो अलग अलग जगह से होगा, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान बन गया कंठ और ओष्ठ। अब उच्चारण करो आप औ, तो ये आप कंठ का भी प्रयोग कर रहे हो और आपके होठ भी गोल गोल घूम रहे हैं। क्लियर? तो इसीलिए उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठोष्ठ। ये क्या कहलाया आपका? ये कहलाया प्यारे दोस्तों आपका ये वाला औ, जिसमें दो मात्रा होती है। ये ए या बड़ा ऊ, ए का उच्चारण कंठ, बड़े ऊ का उच्चारण ऊ, ए या ये वाला ऊ, इसका उच्चारण ऑलरेडी कंठोष्ठ है, तो ये सब दोनों का क्या हो गया? कंठ और ओष्ठ। अर्थात जो वर्ण जिन दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बनेगा उनका उच्चारण स्थान वहीं से ही किया जाएगा। तो ये था औ दो तो कंठ ओष्ठ। इसके बाद आठवां क्या है प्यारे दोस्तों? आठवां है वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य दंत ओष्ठ। तो वह आकार वाले का, वह एकमात्र ऐसा वर्ण है जो दो अलग अलग वर्णों से मिलके नहीं बना। वह वकारस्य का मतलब है वह आकार वाले का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंतव्य, दंत ही लिख लो, दंत और ओष्ठ हो जाएगा, दांत और ओष्ठ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है वह एकमात्र ऐसा वर्ण है जो दो अलग अलग वर्णों से नहीं मिलके बना, वो एक ही है वह। क्लियर? लेकिन इसका उच्चारण स्थान क्या है? दो अलग अलग जगह से होता है। कहां से? एक दांत से और एक ओष्ठ से। अब उच्चारण करके देखो, हमने उच्चारण किया वह। जैसे ही हम वह कह रहे हैं तो जीभ हमारी लगती है दांतों पे, तो जब जीभ दांतों पे लगती है तो दांत खुलते हैं। दांत के ऊपर है हमारे होठ, जब जीभ दांतों पे लगेगी तो दांत खुलेंगे, और दांत के ऊपर होठ है तो होठ भी खुलेंगे। तो इसलिए वह का उच्चारण करने के दौरान हमारे दांत और हमारे होठ दोनों एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो उच्चारण स्थान बना वह का वो बन गया दंतोष्ठ। क्या बन गया? दंतोष्ठ बन गया। क्लियर? तो वह एकमात्र ऐसा वर्ण था जो दो अलग अलग वर्णों से नहीं बना, लेकिन फिर भी इसका उच्चारण स्थान क्या कहलाया? दंत ओष्ठ कहलाया। क्या कहलाया? दंत ओष्ठ। और एक नौवा होता है जिसको हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उच्चारण स्थान के अंदर प्यारे दोस्तों वो 8 ही होंगे। और वो कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण। जैसे प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण में क्या आएगा? ये भी आता है। इसके बाद में क्या आता है प्यारे दोस्तों? ये भी आता है, ये भी आता है, और ये भी। तो ये क्या कहलाते हैं? यणनम नासिक्य। ये क्या कहलाते हैं? नासिक्य। यानी कि ये कहना ये चाह रहा है यहाँ पे, ये वाला जो कै वर्ग का अंतिम वर्ण है, ये वाला जो च वर्ग का अंतिम वर्ण है, ये वाला जो ट वर्ग का अंतिम वर्ण है, और ये वाला जो प्यारे दोस्तों त वर्ग का अंतिम वर्ण है, है, और ये वाला जो प वर्ग का अंतिम वर्ण है, इन पांचों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अर्थात इसमें हम नाक का प्रयोग करते हैं। इनके दो दो उच्चारण स्थान हैं, वो दिए गए ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका एक उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? इसका एक और उच्चारण स्थान है हमारा कंठ, क्योंकि ये क्या वर्ग में आता है। इसका एक उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ हुआ। इसका दूसरा उच्चारण स्थान ईचू ऐसा नाम तालु हुआ। इसका क्या हुआ? इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य हुआ। क्यों? क्योंकि किसमें आता है? यह आता है ट वर्ग में, और ट किसमें आता है? ट ठ ड मूर्धन्य। और इसका एक उच्चारण स्थान होता है, वो क्या होता है प्यारे दोस्तों? दांत। और इसका एक और उच्चारण स्थान होता है, इसका होता है ओष्ठ, क्योंकि किसमें आता है? ये प वर्ग में। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में नासिका देता है। अब मान के चलो उसने ये पूछ लिया आपसे कि इसका उच्चारण स्थान बताइए, ये वाला, और ये क्या है? ये कै वर्ग का अंतिम वर्ण है। तो इसका कै वर्ग का जब अंतिम वर्ण है, एक ऑप्शन तो दे दिया उसने कंठ, और दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने नासिक या नाक या नासिक के, और एक तीसरा दे दिया दोनों। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर दोनों हो गया। ठीक है, अगर वो दोनों दिया है तो राइट आंसर दोनों है। अगर दोनों नहीं दिया है तो फिर इसमें से जो भी देगा वो इनका उच्चारण स्थान होगा। उच्चारण स्थान 8 ही होते हैं, क्योंकि इसमें हम नाक का सहारा लेते हैं, इसीलिए
इसका उच्चारण स्थान किससे हो गया? नाक से हो गया। तो आज ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट दोस्तों। अब लेता हूं मैं आपसे इजाजत। तो कल करेंगे फिर बात एक नए भाग पर वर्णमाला के। तब तक के आपको नमस्कार।